हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अपने आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उत्साहित भी है। सर क्या उत्साहित, बहुत टेंशन है। तो टेंशन लेने से कौन सा टेंशन कम होना है? तो बिना लिए पढ़ो, एंजॉय करो। लेकिन अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए आपको रहना होगा ऑलवेज अपडेटेड। और अपडेट्स के लिए मेरा ये अमेंडमेंट लेक्चर को रेफर करें। हाँ, ध्यान रखें, अपडेट्स आप लोग अभी लेक्चर को आगे आगे करके सुन के फटाफट खत्म मत करिए, आराम से सुनिए, अच्छे से सुनिए। आप शॉर्ट में लिख कर रख लीजिए ताकि आपके बाद के रिविजन्स इजी रहे। बट प्लीज अमेंडमेंट्स को एकदम एग्जाम के जस्ट पहले ना पढ़े, अभी से पढ़कर रखें ताकि आपको बाद में इसका रिवीजन करना इजी रहे। और अमेंडमेंट से अगर वेटेज अच्छा आ जाता है एग्जाम में तो उसके मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए इस पूरे लेक्चर। आइए शुरू करते हैं हमारे जीएसटी का अपडेट। अब सप्लाई चैप्टर में पहला अपडेट है। टॉपिक क्या है वो समझो, उसमें क्लैरिफिकेशन बताऊंगा। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। सर ये वर्ड तो कहीं सुनेला है, बेटा सुनेला नहीं, देखेला भी है, पढ़ेला भी है। याद करिए अपना सप्लाई चैप्टर, उसके अंदर पढ़ा था आपने स्केड्यूल 2। सर स्केड्यूल 2 क्या कहता है? लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसी कुछ एक्टिविटी जहां क्लैरिफिकेशन है लॉ का स्केड्यूल 2 में कि क्या होगी सप्लाई ऑफ गुड्स और क्या होगी सप्लाई ऑफ सर्विस। उसी के अंदर आपने एक पॉइंट पढ़ा था, agreeing to the obligation to refrain from an act is a supply of service। क्वेश्चन कुछ और ही है, टॉपिक ये है। आइए समझते हैं करंट क्वेश्चन क्या है जिस पे क्लैरिफिकेशन आया। वेदर नो क्लेम बोनस पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। एक इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड पर्सन को नो क्लेम बोनस पे किया है, क्या वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाए बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी? क्या ऐसा माना जाएगा इंश्योर्ड पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस दी, उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को दिया नो क्लेम बोनस इन द फॉर्म ऑफ अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट? किस फॉर्म में? अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट के फॉर्म में, क्वेश्चन मार्क। अब इसका जवाब ढूंढना हमको, उससे पहले आप जाने इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा। देखिए, अगर हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पॉलिसी, मतलब मैच्योरिटी से पहले कभी भी अगर आप क्लेम नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई क्लेम नहीं लॉन्च करते हैं, तब हम आपको देंगे नो क्लेम बोनस। और यूजुअली नो क्लेम बोनस डायरेक्टली कैश में नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपके किसी पर्टिकुलर ईयर के ग्रॉस प्रीमियम अमाउंट से रिड्यूस करके डिफरेंस ही आपको पे करने के लिए बोलती है प्रीमियम। सर समझ आया थोड़ा? नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को देती है। ध्यान से सुनो, कब देती है? अगर इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी मैच्योरिटी के पहले कभी कोई क्लेम नहीं करता तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को नो क्लेम बोनस देती है। और कैसे देती है? ग्रॉस प्रीमियम से रिड्यूस करके। जैसे कोई पर्टिकुलर प्रीमियम है, अगर मान लीजिए 1 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, नो क्लेम बोनस ऑफर कर रही है मान लो 60,000 का, तो आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ईयर में? सर जस्ट 40,000। तो मिल गया ना आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट। यस सर। सवाल ये जो 60,000 का नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को दिया, क्या ये इसलिए दिया कि बदले में इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है? कौन सी? अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। इसी सवाल का आपको जवाब ढूंढना है, क्या ऐसा माना जाएगा? जानते हैं। मैं एक बार लिख कर भी दे रहा हूं आपको ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। एक इंश्योरेंस कंपनी है, आप इंश्योर्ड हो, ठीक है सर। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को दिया एनसीबी, नो क्लेम बोनस। अब सवाल क्या वो समझो, क्या ये माना जाएगा कि इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस दी? क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा माना जाएगा कि ये नो क्लेम बोनस इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी से लिया, बदले में सर्विस दी? कौन सी सर्विस? अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। आई होप आप समझ गए। सवाल यह है, इसी का जवाब ढूंढना हमको क्लैरिफिकेशन से। देखो क्लैरिफिकेशन के अंदर सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। द कस्टमर इंश्योर्ड प्रोक्योर सच पॉलिसी टू इंडेमनिफाई हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लॉस। आप कभी भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते तो क्यों लेते हैं? ताकि कोई लॉस हो तो मैं क्लेम करूं। मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ये नहीं होता कि मैं क्लेम ना करूं ताकि मुझे नो क्लेम बोनस मिल जाए। मैं तो क्लेम करूंगा अगर कल को कुछ हो गया तो। एंड is not under any contractual obligation not to claim insurance claim during any period covered under the policy in lieu of no claim bonus। इंश्योर्ड पर्सन का कभी भी ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कॉन्ट्रेक्चुअल कि वो क्लेम नहीं करेगा ताकि उसको नो क्लेम बोनस मिल जाए। ऐसा ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है कुछ हुआ तो मैं क्लेम पक्का करूंगा।
हाँ, जस्ट बिकॉज कुछ हुआ नहीं इसलिए मुझे आप नो क्लेम बोनस दे रहे हो, दैट डजंट मीन मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूं। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, देखो ध्यान से सुना, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मैं आपका ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बदले में आप मुझे पैसे दो। लेकिन राइट नाउ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में नो क्लेम बोनस इसलिए नहीं मिल रहा कि मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं इसलिए आप मुझे नो क्लेम बोनस दे रहे हो, क्लेम मेरा आया नहीं इसलिए आप मुझे नो क्लेम बोनस दे रहे हो, लेकिन मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं क्लेम नहीं करूंगा इसलिए आप मुझे नो क्लेम बोनस दे रहे हो। आई बात समझ में? तो यही आपको एग्जाम में कोट करना है, ध्यान से सुनना, नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नॉट टू क्लेम इन ल्यू ऑफ नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस की लालच में मैं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं कर रहा हूं क्लेम करने का, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है मेरा कि मैं क्लेम नहीं करूंगा ताकि मुझे नो क्लेम बोनस मिल जाए, मैं तो क्लेम इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा कोई वैसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। आई होप आपको बात समझ आ गई। इसीलिए लॉ ने क्लैरिफाई किया दैट कोई सप्लाई, नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड NCB cannot be considered as a consideration for any supply provided by the insured to the insurance company। सर समझ तो आ गया, एक लाइन में इजीली कर दीजिए। देखो मैं कर रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड पर्सन को क्लेम नहीं करने की वजह से दिया नो क्लेम बोनस। सिंपल वर्ड में क्या नो क्लेम बोनस माना जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड पर्सन से कोई सर्विस ली उसके बदले पे किया है? आंसर इज नो। क्यों नहीं? इसका रीजन, इट इज नॉट एन अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट बिकॉज, ध्यान से सुना, बिकॉज इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नॉट टू क्लेम इन ल्यू ऑफ नो क्लेम बोनस। मैं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में नहीं था कि मैं क्लेम नहीं करूंगा इसलिए ताकि मुझे नो क्लेम बोनस मिल जाए, ऐसा मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा तो सिंपल ऑब्जेक्टिव था, मैं तो क्लेम करूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। जस्ट बिकॉज प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने क्लेम नहीं किया दैट डजंट मीन आई एम प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू द इंश्योरेंस कंपनी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो एक लाइन शॉर्ट में मैं फिर भी बोलना चाहता हूं आप, ताकि फ्यूचर में रिवाइज करो तो आपके लिए फास्ट रहे। देखो सवाल था ये पूरा लाइन, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का एक लाइन में जवाब ऊपर लिख लो। क्या ऐसा माना जाएगा? नो, एनसीबी इज कैनॉट बी ट्रीटेड, कैनॉट बी treated as consideration against any supply of सर्विस ऑफ, आगे वही वर्ड है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, वो पहला टॉपिक यही है हमारा, डॉट डॉट डॉट। बस इतना आंसर है आपका। एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाओगे तो ये नो वर्ड जरूर देख लेना कि नहीं ऐसा नहीं है, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर को लेकर है और वो भी इसी पॉइंट को लेकर है, क्या ये जो नो क्लेम बोनस है इसको एज डिस्काउंट माना जाएगा या नहीं जाएगा? देखो आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि मैं इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए आप इंश्योर्ड हो, मैंने आपको दिया नो क्लेम बोनस 1 लाख रुपए का, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ईयर में, मान लीजिए 2023 2023-24 में आपका ग्रॉस प्रीमियम आ रहा था मान लीजिए 1 लाख रुपए का, और मैंने उस साल आपको दिया नो क्लेम बोनस 60,000 का, तो नेट प्रीमियम कितना आ गया सर? 40,000। सवाल है जीएसटी गवर्नमेंट को 1 लाख पे करना है या 40,000 पे करना है? डिबेट ये है सर, क्या डिबेट है? गवर्नमेंट को हमको जीएसटी 1 लाख पे करना है या 40,000 पे करना है? वापस लिख देता हूं, ग्रॉस प्रीमियम 1 लाख, नो क्लेम बोनस 60,000, नेट प्रीमियम 40,000, क्वेश्चन मार्क। जीएसटी किस वैल्यू पे देना है? इस पे देना है या इस पे देना है? इस सवाल का जवाब हमको ढूंढना है। आइए समझते हैं। सर ऐसे तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं, हमको लॉजिकली क्लियर है, नो क्लेम बोनस एक डिस्काउंट ही है, और क्या है? लॉजिक भी है इसका। इंश्योरेंस कंपनी, आप बताइए, आपको नो क्लेम बोनस अचानक कभी भी अपनी मर्जी से दे देती है या पहले से कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें लिखा रहता है कि अगर आप ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी क्लेम नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा नो क्लेम बोनस? सर इट्स वेरी सिंपल, ये पहले से अग्रीड रहता है।
अच्छा, नो क्लेम बोनस को इंश्योरेंस कंपनी क्या आपको जो प्रीमियम का अमाउंट पेबल का जब आपको इनवॉइस भेजेगी तो क्या उसमें वो लोग रिड्यूस करके भेजेगी या नहीं करके भेजेगी? सर वो रिड्यूस करके ही भेजेगा और 40,000 उसमें लिख के भेजेगा कि ये आपको पे करना है। तो जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा? सर 40 पे लगेगा। क्यों? याद करिए, आपने पढ़ा है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर सेक्शन 15, जिसके अंदर क्लियरली लिखा है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, मतलब सप्लायर किसी रिसिपिएंट को डिस्काउंट ऑफर करता है, वो डिस्काउंट जो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सुनना ध्यान से, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई के पहले ऑफर किया गया है एंड इनवॉइस में ड्यूली रिकॉर्डेड है, वो इनवॉइस वो डिस्काउंट आप रिड्यूस कर सकते हैं और जो डिफरेंस वैल्यू उसी पे जीएसटी पे करना है। तो नो क्लेम बोनस भी यही है। आई होप आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया। फिर भी आप ये पहला पैराग्राफ एक बार रीड कर लो अपने नॉलेज के लिए। सेकंड पैराग्राफ चलो मैं रीड कराता हूं। इंश्योरेंस कंपनी मेक द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। यस सर, इसका मतलब ये हुआ इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये चीज पहले ही बता देता है। एंड दूसरी कंडीशन, एंड इंश्योरेंस कंपनी इसकी डिटेल इनवॉइस में भी दे देती है, प्रीमियम का जो पेबल जाता है उस इनवॉइस में दे देती है। हेंस ये दोनों कंडीशन मेट हो गई तो वो रिड्यूस हो सकता है। तो देखिए क्लैरिफिकेशन फाइनल लाइन, परमिसेबल डिडक्शन है एंड हेंस जीएसटी प्रीमियम अमाउंट पेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनसीबी जो बचेगा उसी पर पे करना है, मतलब नेट प्रीमियम पे जीएसटी पे करना है, इस पर मारना है जीएसटी की रेट, आ जाएगा जीएसटी पेबल। सर आ गई बात समझ में? पूरा देख लो अगर आपको कुछ देखना है तो। अच्छा सुनो, मैं शॉर्ट में एक चीज लिखना चाहता हूं, जीएसटी किस वैल्यू पे करना है? 40,000 पे करना है, मल्टीप्लाई जीएसटी रेट, ये हो गया फाइनल आंसर। इन शॉर्ट नो क्लेम बोनस क्या माना जाता है? इज ट्रीटेड एज, बोलो सर, डिस्काउंट। बस ये दो लाइन आप लिख के रखो एग्जाम के पहले, इतना रेलेवेंट है आपके लिए, बस इतना लिख लो और पूरे पैराग्राफ में कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन। तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का आपने एक क्लेरिफिकेशन पढ़ा दिया, अब दूसरा पढ़ाता हूं, आइए सुनिए। वेदर इंसेंटिव पेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MEITY छोटा सा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इंसेंटिव दिया है। सर किसको दिया? टू बैंक्स अंडर इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ, क्या प्रमोट करने के लिए दिया इंसेंटिव? रुपे डेबिट कार्ड, आप जानते हैं ना रुपे इंडिया का है, फॉरेन के भी दो है सबसे फेमस, मास्टर कार्ड और वीजा, अब रुपे डेबिट कार्ड इंडिया का है। एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन, आपको शायद ये भी पता होगा मास्टर कार्ड और वीजा की इंडिया ने बैंड बजा दी है इंडिया में। रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में सक्सेसफुल है। इस टैक्सेबल अंडर जीएसटी, क्वेश्चन क्या है वो समझा देता हूं शॉर्ट में। देखो ये जो रुपे डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन है, सर लो वैल्यू का मतलब अप टू ₹2000, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। इनको प्रमोट करने के लिए, इनके प्रमोशन पर्पस के लिए MEIT, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री MEIT, वो देती है इंसेंटिव टू बैंक्स। सर आ गई बात समझ में? सवाल है ये इंसेंटिव पे क्या जीएसटी लगेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। देख लो नहीं समझा तो। सर आ गया समझ में? रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं, ये इस चीज को प्रमोट करने के लिए भीम यूपीआई के लो वैल्यू ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए MEIT गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो देती है बैंकों को इंसेंटिव। क्यों देती है आओ पूरा समझते हैं। फॉर प्रमोशन ऑफ दीज गवर्नमेंट पेज द अक्वायरर बैंक एन इंसेंटिव एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की वैल्यू पर कुछ परसेंटेज करके इंसेंटिव पे करती है। द बैंक एंड सिस्टम प्रोवाइडर आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम चार्जिंग एनी अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन मेकिंग और रिसीविंग अ पेमेंट थ्रू दीज स्कीम्स। अब शॉर्ट में बता देता हूं, मैं आप हम लोग अगर भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे लो वैल्यू के या रुपे डेबिट कार्ड को यूज करके अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो ध्यान से सुनना, तो हम
आपसे बैंक किसी तरह का कोई चार्ज नहीं मांगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की MEIT उनको दे देती है इंसेंटिव। सर एक बार और, MEIT गवर्नमेंट की बॉडी है, वो बैंक को कहती है कि देखिए भाई, रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट कराना है हमको, भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के लो वैल्यू ट्रांजैक्शन को प्रमोट कराना है, उसके लिए आपके जो कस्टमर्स है वो ट्रांजैक्शन अगर करे लो वैल्यू के, तो आप बैंक्स को कह रही है MEIT कि आप किसी तरह का चार्ज उनसे नहीं लेंगे, हम दे देंगे आपको इंसेंटिव एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। सर सवाल आ गया समझ में। अब सवाल क्या था आपको याद होगा, क्या ये इंसेंटिव जो बैंक उनको दे रही है इस पे GST आएगा क्या? इस सवाल का जवाब हमको ढूंढना है क्लैरिफिकेशन में। इंसेंटिव और कुछ नहीं है, एक सब्सिडी है। ध्यान से सुनना, इंसेंटिव इज नथिंग बट अ सब्सिडी। और सब्सिडी आपको पता होगा अगर गवर्नमेंट से मिलती है तो ये सेम डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड हैंड नॉट टैक्सेबल। आई होप आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर अच्छे से पढ़ा है कि अगर कोई सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस भी हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट से मिल जाती है तो वो सब्सिडी टैक्सेबल नहीं होती। इसीलिए ये बैंकों को ये सब्सिडी पर किसी तरह का GST नहीं देना, ना गवर्नमेंट की बॉडी को देना। इन शॉर्ट आप एक लाइन में आंसर जरूर लिख के रखो, फ्यूचर में आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। शॉर्ट में इस पूरे सवाल का जवाब है नॉट टैक्सेबल, एज इट इज अ सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। बस हो गया। एग्जाम के पहले क्वेश्चन पढ़ना, ये इश्यू वाला, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना और ये आंसर पढ़ लेना। सर समझ आ गया क्लैरिफिकेशन? तो आगे बढ़ जाइए, आओ आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑफ GST, रिवर्स चार्ज को लेकर एक क्लैरिफिकेशन है, ध्यान से समझना। प्रोविजंस ऑफ रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन इन सो फार एज दे अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्सो अप्लाई टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। सर इसका मतलब ये हुआ, आपको पता होगा रिवर्स चार्ज में आपने अच्छे से पढ़ा है कि गवर्नमेंट अगर आपको सर्विस देगी तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। और डेप्थ में जानना है तो मेरी रिवर्स चार्ज की रिकॉर्डिंग को सुनो। फिर कह रहा हूं, गवर्नमेंट अगर, ध्यान से सुना, गवर्नमेंट अगर आपको कोई सर्विस देती है तो आप ही को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। सवाल है गवर्नमेंट के अलावा भी कोई इसमें कवर्ड है? यस, लॉ ने कहा पार्लियामेंट भी अगर ऐसा कुछ करे, स्टेट लेजिस्लेचर भी ऐसा कुछ करे, कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो इंडिया में है वो लोग भी ऐसा अगर कोई सर्विस देते हैं किसी को तो उस पर भी GST रिवर्स चार्ज में सामने वाले को ही पे करना होगा। सर कोई एक एग्जांपल दीजिए, ये लोग कौन सी सर्विस देते हैं? ज्यादातर तो इनकी सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। एक सर्विस है एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, कोर्ट का जो बाउंड्री वॉल्स है उसके अंदर अगर, ध्यान से सुना, अगर कोर्ट ने किसी टेलीकॉम कंपनी को टेलीकॉम टावर डालने का परमिशन दिया तो वो टेलीकॉम कंपनी, आपको पता होगा, कोर्ट में जमा कराएगा रेंट टावर डालने का। वैसे ही कोर्ट में अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह को जगह दी, ट्रिब्यूनल ने दी जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को और बदले में रेंट ले रहे हैं तो वो रेंटल इनकम, ये सब अमाउंट्स पर रिवर्स चार्ज में सामने वाले को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सर आ गया समझ में? शॉर्ट में आप इतना लर्न कर लो, गवर्नमेंट की सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज होता है। अब आप सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट के साथ साथ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, चलो ये तो गवर्नमेंट में ही आ जाते हैं, हम तो यही मानते हैं, कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्स्ट्रा से ले लो। सर आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जेम्पशन चैप्टर, exemption with respect to conduct of entrance examination for admission to educational institutions। I hope आपको ये पॉइंट पहले से पता है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी को भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने की सर्विस दे रहा है ताकि वो लोग आके एंट्रेंस एग्जाम में बैठे और ताकि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन हो सके। आपको भी पता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपने एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं तो लॉ कहता है वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। ये तो आपको पहले से पता है, देखो लिखा है कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, नॉर्मली एंट्रेंस फीस लिया जाता है। कौन देता है ये सर्विस? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी को भी दे। अगर ये सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी को देता है तो याद रखना उस एंट्रेंस एग्जाम की जो भी फीस है उस पर GST एग्जेम्प्टेड है। क्लैरिफिकेशन क्या है? ये एग्जेम्पशन ऑल्सो अवेलेबल, और मिलेगा, किसको मिलेगा? सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स। जैसे आपको मैं बता देता हूं, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट अगर कोई स्टेट बोर्ड भी करवा रहा है तो उसका भी जो चार्ज है उस पे GST एग्जेम्प्टेड है। साथ में एन ऑथोरिटी, बोर्ड या बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई बॉडी अगर एंट्रेंस एग्जाम करा रही है इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो भी वो एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए जो एंट्रेंस फीस लिया जा रहा है उस पे GST एग्जेम्प्ट है। शॉर्ट में इतना याद कर लो, सर एंट्रेंस फीस पर GST नहीं आएगा, चाहे वो स्कूल्स करवाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करवाए, या ध्यान से सुना, स्टेट या सेंट्रल का एजुकेशनल बोर्ड करवाए, या फिर कोई ऐसी बॉडी
जो गवर्नमेंट ने बनाई है इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सर कुछ था ही नहीं इसमें, ये तो बहुत इजी है। एंट्रेंस फीस पर जीएसटी नहीं, शॉर्ट में लिखना है हमको यहां पे भी, एंट्रेंस फी पर जीएसटी क्या है, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। कौन लेता है एंट्रेंस फी, ये याद जरूर करना होगा आपको अलग से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल या स्टेट का बोर्ड, या फिर कोई बॉडी जो गवर्नमेंट ने बनाई है। ये लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम करवा के एंट्रेंस फीस देते हैं तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं, आपको शायद पता होगा कि कोई भी रोड को एक्सेस करते हैं, ब्रिज को करते हैं पेमेंट ऑफ एन्यूटी, तो आपको पता होगा जैसे टोल चार्जेस वगैरह, तो जीएसटी क्या थी पहले, एग्जेम्प्टेड थी, बट अब ऐसा नहीं है, इस पर जीएसटी टैक्सेबल हो गया। समझ गए सर? यार ये तो दिक्कत हो गई, हम घूमने फिरने जाते हैं तो जो हम टोल चार्जेस पे करते हैं, रोड एक्सेस करने का चार्ज, उस पर जीएसटी पहले नहीं था, अब लग गया। यस लग गया। टोल चार्ज तो पहले भी लेते थे, अब भी ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं जीएसटी पहले एग्जेम्प्टेड था उस चार्जेस पर, अब टैक्सेबल हो गया। पहले एग्जेम्पशन था, अब हट गया। आगे बढ़ते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस। शायद आपको बहुत अच्छे से पता है एग्जेम्पशन चैप्टर में कि अगर मैं आपको रहने के लिए कोई जगह एज रेजिडेंस, रहने के लिए कोई जगह देता हूं तो उस पर जीएसटी नहीं आता है। ये बात तो आपको पहले से पता थी, बट उसको अब प्रॉपरली लॉ ने बहुत अच्छे से बताया है। ध्यान से सुनना, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस टू अ पर्सन हु इज, किसको दे रहा है एग्जेम्पशन, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो क्या, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेंट पे रहने के लिए जगह दी तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। ये पहले भी था, आज भी है। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर, ध्यान से सुनना, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रहने की जगह मैंने रेंट पे दी तो क्या होगा? कौन है रजिस्टर्ड पर्सन? डिपेंड करता है, दो पार्ट, देखो दो पार्ट है इसमें, एक वो एक ये। Being a proprietor of a proprietorship concern and such renting is on his own account for use as own residence and not for the proprietary concern. शॉर्ट में समझो, मेरी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हूं। मैंने अगर किसी से रहने की जगह रेंट पे ली, उसका मेरे प्रोप्राइटरी कंसर्न से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसको पर्सनल रहने के लिए लिया, तो लोग कहता है जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। और अदर केसेस का मतलब, अगर इस केस में फॉल नहीं कर रहा हूं तो सारे अदर केस ही हो गए, तब जीएसटी टैक्सेबल है। ध्यान से सुनना, एक बार और समझा देता हूं। सर अगर रहने की जगह रेंट पे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन लेता है तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है आज भी, लेकिन रहने की जगह रेंट पे अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन लेता है किसी से, तब क्या होगा? तब इट डिपेंड्स। फर्स्ट केस ध्यान से सुनना, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न या प्रोप्राइटरी कंसर्न है और उसने रहने की जगह जो रेंट पे लिया है उसका प्रोप्राइटरी कंसर्न से कोई लेना देना नहीं है, पर्सनल यूज के लिए लिया है, तब लॉ कहता है उस पे जीएसटी अभी भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसके अलावा कोई केस में, कोई भी केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने रहने की जगह रेंट पे ले ली तो टैक्सेबल है। एक शॉर्ट में एग्जांपल ले लो, प्रोप्राइटरी कंसर्न का ही ले लेते हैं। एक प्रोप्राइटरी कंसर्न ने रहने की जगह रेंट पे ली, लेकिन वो अपने यूज के लिए नहीं ले रहा, अपने दुकान के, अपने शॉप के, अपने ऑफिस के स्टाफ को रहने के लिए ले रहा है, तो जीएसटी आएगा, टैक्सेबल है। और प्रोप्राइटरी कंसर्न को छोड़ दे, बाकी कोई और रजिस्टर्ड है जीएसटी में और रहने की जगह रेंट पे ले, तो उस पे तो जीएसटी टैक्सेबल है ही है। तो आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। आईटीसी चैप्टर में एक छोटा सा अपडेट है, पहला वाला देखिएगा ध्यान से। रूल 37 अपडेट हुआ है, उसमें क्या होता है पहले वो समझो। अगर मैं रिसिपेंट हूं, आप सप्लायर है, आपने मुझे कोई सप्लाई दी जिसमें आपने जीएसटी चार्ज किया, मान लीजिए आपने मुझे सप्लाई दी 1 लाख रुपए की और उस पर जीएसटी चार्ज किया 12% से 12,000। अब सवाल, मुझे आपको पेमेंट करना चाहिए 1 लाख प्लस 12,000 का विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। आई होप आपको इस प्रोविजन के बारे में नॉलेज है। यस सर, याद है। सप्लायर को अगर रिसिपिएंट 180 दिन में, इनवॉइस डेट से 180 दिन में 180 डेज में पेमेंट नहीं करता है तो रिसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है या गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है अलोंग विथ इंटरेस्ट। यस, आपको ये जो प्रोविजन पता है, इसी के मैं बात कर रहा हूं। इसमें एक अपडेट आया है, अपडेट एक्चुअली नहीं आया, जो लॉ पहले था वो करेक्ट था, बीच में कुछ अपडेट हुए जिसमें लॉ गलत हो गया था, लॉ ने वापस अपने आप को रेक्टिफाई कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली। क्या किया देखिए, a registered person who has availed ITC on any inward supply of goods, service or both but fails to pay to the supplier the amount towards the value of such supply whether whole or part along with tax payable thereon
विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। सर ये बारे में तो आपने अभी जस्ट बताया। सेल पे और रिवर्स एन अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। मतलब आपको पे करना पड़ेगा या रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपने सप्लायर को 180 डेज में इनवॉइस वैल्यू विद जीएसटी पे नहीं किया तो कितना, प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर विद रेस्पेक्ट टू द इनवॉइस वैल्यू। बस यही वापस से ठीक किया गया है। मतलब मान लीजिए 1,12,000 रुपया मुझे 180 डेज में पे करना था, मैंने पूरा पे नहीं किया, और मान लीजिए मैंने पे किया सिर्फ आपको से 60,000 प्लस टैक्स का 7,200, तो टोटल मैंने आपको पे किया 67,200 180 डेज के अंदर अंदर। तो रिवर्सल जब आप करोगे तो पूरा जीएसटी रिवर्स नहीं करोगे। अब आप बताइए 60,000 पे 7,200 का जीएसटी, इतना तो आपने क्लेम जो किया है क्रेडिट वो तो करेक्ट है, क्योंकि आपने इसके प्रोपोर्शन में वैल्यू तो सप्लायर को पे कर दी। तो टोटल 67,000 मान लो 200 आपने सप्लायर को पे किया, तो 67,200 में से अगर हम निकालेंगे तो हमारा बैक कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो, और मैंने तो आपको बाइफरकेट ही करके दे दिया। तो मतलब 60,000 का वैल्यू पर आपको 7,200 का जीएसटी मैंने पे कर दिया था। इस टोटल वैल्यू को पेमेंट किया मैंने, आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 40,000 का अमाउंट ही खाली पेबल रह गया था। उस 40,000 पे जीएसटी कितना बनता है सर, 4,800 4800। बस इतना ही जीएसटी अब आपको रिवर्सल करना है। बस यही क्लैरिफिकेशन। अगर नहीं समझा तो एक बार और देख लो, समझ गया तो बल्ले बल्ले, मजे करो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। देखो नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है, न्यू रूल, एक और रूल आया। लॉ क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीएवेलमेंट देयरऑफ। बेटा ध्यान दो, ये वो नहीं है जो ऊपर पड़ा, अलग है। वो था रिसिपिएंट सप्लायर को अगर पेमेंट ना करे 180 दिन में, तो रिसिपिएंट को प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना होगा जितना वैल्यू का पेमेंट नहीं किया। यस सर, समझ आया। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अलग है। ये है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर। सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराया जिसका रिसिपिएंट आईटीसी ले चुका है। समझ आया कि नहीं आया सर? सप्लायर रिसिपिएंट को एक बिल दिया, उसमें जीएसटी चार्ज था, उस बिल का रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल गया था, क्योंकि सप्लायर मान लो जीएसटीआर1 फाइल कर चुका है, तो रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल गया। लेकिन सप्लायर ने मान लो 3B फाइल नहीं किया उस मंथ का, और इस वजह से, ध्यान से सुना, इस वजह से वो जो रिसिपिएंट है वो तो ऑलरेडी क्रेडिट ले चुका है, बट क्योंकि सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया, इस वजह से गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं मिला। तो गवर्नमेंट कहती है रिसिपिएंट ने जो आईटीसी लिया वो ऐसा आईटीसी लिया जिसका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कहती है हमको अभी तक नहीं मिला। और एक बार समझाता हूं, ये है अपना सुप्लियर, अरे सप्लायर, और एक है हमारा रिसिपिएंट सॉरी, अब क्या हुआ, सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया एक सप्लाई, क्या वैल्यू है सर उसकी, मान लीजिए ना 1,00,000 प्लस 12,000 रुपए की सप्लाई दी। ये 12,000 का सप्लायर ने जीएसटीआर मान लीजिए 1 फाइल कर दिया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा समझना, 12,000 का जो आईटीसी है वो रिसिपिएंट को मिल गया था, क्योंकि ये जीएसटीआर1 लगा चुका है। और मंथ ले लेते एक बार, जैन मंथ, इसी जैन का सप्लायर ने जीएसटीआर3B नहीं लगाया। तो अब आप मुझे बताइए, ये 12,000 का टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को कभी रिसीव हुआ? सर आंसर इज नो, क्योंकि सप्लायर जीएसटीआर3B जब तक नहीं लगाएगा गवर्नमेंट को वो टैक्स का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो लॉ कहता है इस 12,000 का जो रिसिपिएंट ने आईटीसी लिया है इसका क्या होगा, बस वही नया रूल आया है। आओ समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आराम से समझेंगे, टेंशन लेने का नहीं, घबराने का नहीं। पहला पॉइंट, रिसिपिएंट अवेल्स आईटीसी। यस सर, यही हुआ होगा कि रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट आईटीसी ले चुका है इन 3B फॉर अ टैक्स पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस डेबिट नोट। अब कौन से इनवॉइस की मैं बात कर रहा हूं, आओ देखते हैं। डिटेल्स ऑफ विच फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर1 यूजिंग आईएफएफ। मतलब एक सप्लायर अपना जीएसटीआर1 या आईएफएफ फाइल कर चुका है जिसके बेसिस पर रिसिपिएंट को आईटीसी मिल चुका है। सर इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट स्टेप,
सप्लायर डज नॉट फर्निश जीएसटीआर 3B एंड पेड टैक्स। बट सर सप्लायर ने जीएसटीआर 3B अपना नहीं लगाया। सर इसमें पढ़ना क्या है? नहीं लगाया, नहीं लगाया, नहीं पढ़ना है। कब तक नहीं लगाया ये इंपॉर्टेंट है। देखो, टिल 30th September following the end of financial year in which ITC in respect of invoice has been availed। आप समझो ना, जैन जो हमने लिया था वो कोई ईयर का ले लो, जैन 2023 ले लो, तो जैन 2023, ध्यान से सुना, जैन 2023 का कोई इनवॉइस था जिसका आईटीसी ले चुका है रिसिपिएंट। अब बताइए जैन 23 का ईयर एंड कब होगा? सर अच्छे से पता हमको, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023। डिबेट क्या है? तो डिबेट है सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B टिल 30th सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस ईयर एंड होने के बाद जो 30th सितंबर आ रहा है कौन सा आएगा बता दो? 30/9/2023, हम इसी की बात करें। तो 30/9/2023 तक सप्लायर ने क्या फाइल नहीं किया? जीएसटीआर 3B। लिख देता हूं, सप्लायर नॉट फाइल्ड 3B। तो सर आ गई समझ में बात? 30 सितंबर 2023 तक सप्लायर ने जीएसटीआर 3B रिटर्न नहीं लगाया अगर, तो क्या होगा आइए जानते हैं। आईटीसी टू बी रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट इन सच ए केस द सेड अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट व्हाइल फर्निशिंग अ रिटर्न इन फॉर्म 3B on or before 30th November following the end of such financial year during which ITC has been availed। मतलब आप 30 नवंबर 2023 तक 30th 11/2023 लिख ही देता हूं ना, डेट उसी एग्जांपल में चल रहे हैं। 30 नवंबर 2023 तक जो भी जीएसटीआर 3B रिटर्न लगा रहे हो, लास्ट जो भी रिटर्न लगेगा इस डेट से पहले, उस रिटर्न में आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा जो आपने पहले लिया। सर इसमें क्या, एकदम सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। रिवर्सल नॉट मेड बाय द रिसिपेंट, और अगर रिसिपेंट बदमाशी कर रहा है, होशियार बन रहा है, मैं तो नहीं कर रहा रिवर्स, सप्लायर ने पे नहीं किया, मैं क्या करूं? लॉ कहता है when the said amount of ITC not reversed by the recipient such amount shall be payable by him along with interest। तब लॉ कहता है हम उस बच्चे से अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके कलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सेक्शन 50 के हिसाब से होगा, तो इससे ज्यादा आपको अभी नहीं जानना है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसिपेंट में रीअवेल आईटीसी, और रिसिपेंट वापस आईटीसी ले पाएगा कब? When the supplier subsequently furnishes the return, मतलब 30 नवंबर से पहले मैंने एक रिटर्न लगाया जिसमें मैं उसका आईटीसी रिवर्स कर चुका हूं मान लीजिए, और उसके बाद 30 नवंबर के बाद सप्लायर अपना कभी रिटर्न लगाता है, तब लॉ कहता है इन फॉर्म जीएसटीआर 3B, तब सेड रजिस्टर्ड पर्सन में रीअवेल द आईटीसी इन द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पीरियड देयर आफ्टर। उस टैक्स पीरियड के बाद कभी भी रिसिपिएंट कोई 3B लगाएगा उसमें ये वापस से आईटीसी ले सकता। सर समझ आया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है या अजीब सा लग रहा हो, मैं पूरा वापस क्लियर करता हूं, हटाइए। शांति से सुनने का एंड समझने का। सबसे पहले आप ही बताएंगे क्या हुआ सर? सर एक सप्लायर है, रिसिपेंट को इनवॉइस इशू कर दिया था, और सप्लायर ने उस पर्टिकुलर मंथ का जीएसटीआर 1B लगा दिया था या आईएफएफ लगा दिया था, और रिसिपेंट उसका आईटीसी ले चुका है। अच्छा सर इतना समझ आया, फिर क्या हुआ? उसके बाद उस मंथ का सप्लायर ने 3B फाइल ही नहीं किया, मतलब सरकार को टैक्स नहीं मिला। तो सरकार कब तक नहीं मिला? नेक्स्ट ईयर का 30th सितंबर तक नहीं मिला। तब सरकार रिसिपेंट से कहती है बेटा रिसिपेंट, क्योंकि सप्लायर ने ऐसी गलती कर दी कि हमको टैक्स का पेमेंट मिला नहीं और आपने क्रेडिट ले लिया, तो आप एक काम करो 30 नवंबर जो आएगा नेक्स्ट, वहां तक आप उस आईटीसी को रिवर्स कर दो, नहीं तो हम आपसे इंटरेस्ट के साथ वसूलेंगे। सर आ गया यहां तक समझ में? लास्ट पार्ट तो एकदम सिंपल है, अगर सप्लायर उस डेट के बाद कभी रिटर्न लगा देता है तो रिसिपेंट उसका वापस आईटीसी ले ले। सर ये तो बहुत इजी लगा, फिर कह देता हूं एक बार और सुन लो। अरे कहने की क्या जरूरत है, इसी रिकॉर्डिंग को पीछे जाके सुन लो। आगे बढ़ता हूं, रजिस्ट्रेशन। तो सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन में क्या अमेंडमेंट है? देखो रजिस्ट्रेशन में एक ही टॉपिक नया अपडेट आया, उसके पहले अगर आपने May 23 एग्जाम्स लिखा है या उसके अपडेट्स आपके पढ़े हुए हैं तो सिर्फ एक ही अपडेट है। देखो क्या आपको पता होगा, रजिस्ट्रेशन नॉर्मली डिपार्टमेंट आपको 7 दिन में दे देता है,
अच्छा, अगर आपको पूरा प्रोसेस नहीं पता तो आइए मैं पढ़ा देता हूं। इन केसेस वेयर द आधार ऑथेंटिफिकेशन इज डन, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और आधार ऑथेंटिफिकेशन आपका हो चुका है एंड डिपार्टमेंट आपका किसी तरह का साइड वेरिफिकेशन नहीं कंडक्ट करता, नो साइड वेरिफिकेशन इज कंडक्टेड, इन शॉर्ट, ध्यान से सुनो, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आपका आधार भी ऑथेंटिकेट हो चुका है और आपका डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया कि आपका साइड वेरिफिकेशन होगा, तब लॉ कहता है पीओ आपका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह को एग्जामिन करेगा। और अब दो चीज पॉसिबल है, पहला, अगर सब कुछ ऑर्डर में है, ध्यान से सुना, अगर सब कुछ ऑर्डर में है तो रजिस्ट्रेशन आपको 7 दिन में दे दिया जाता है। यहां पर ध्यान देना, 7 दिन 7 वर्किंग डेज है, 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। कब से? 7 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन से, जिस दिन आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करोगे वहां से 7 वर्किंग डेज में आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सर एप्लीकेशन सबमिशन के बाद एक स्टार है, इसका जवाब हम बाद में जानेंगे। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर आपका एग्जामिनेशन किया गया डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का और प्रॉपर ऑफिसर को सब कुछ ऑर्डर में नहीं लगा, नॉट इन ऑर्डर, तब क्या होगा? तब वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक नोटिस भेजेगा, आपसे जानकारी मांगेगा, इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन मांगेगा और डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वही सेम विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। सर आ गया समझ में, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मेरा आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है, मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई मैसेज नहीं आया, तो डिपार्टमेंट मुझे 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। वर्किंग डेज कब से? 7 वर्किंग डेज, एप्लीकेशन जिस दिन सबमिट किया वहां से, उसमें एक स्टार है जिसका जवाब बाद में दूंगा। और अगर मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया डिपार्टमेंट ने और उनको सब कुछ सही नहीं लगा, तब वो उसी 7 वर्किंग डेज में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, वो मुझे एक नोटिस भेज देंगे और बोलेंगे आप कुछ जानकारी दो हमें, कुछ डॉक्यूमेंट दो, कुछ क्लैरिफिकेशन। इट्स एज सिंपल। अब पढ़ते हैं दूसरा केस में। इन केस वेयर आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ऑब्वियसली अगर हो जाता तो इस तरफ केस आया था, तो या तो आधार ऑथेंटिफिकेशन हुआ नहीं, और अब दूसरा केस ध्यान से ना, आधार ऑथेंटिफिकेशन तो हो गया बट गवर्नमेंट का जो डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर है, फिलहाल आपको बता देता हूं, ये गुजरात में अप्लाई हुआ अभी तक, सिर्फ इंडिया के गुजरात स्टेट में अप्लाई हुआ है पायलट बेसिस पर। तो आप नॉलेज के लिए इतना जान लो, कल को पूछे तो पायलट बेसिस पर गुजरात स्टेट में अभी तक खाली ये लागू हुआ है, बाकी स्टेट में धीरे धीरे होगा। तो देखो, आधार ऑथेंटिफिकेशन तो आपका हुआ है बट बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, जो गवर्नमेंट ही अपना फ्रेम करती है, पोर्टल ने ढूंढा, पोर्टल से मैसेज आया कि आपका होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब आधार ऑथेंटिफिकेशन होने के बावजूद डिपार्टमेंट का पोर्टल ने मैसेज आपको भेजा कि आपका आधार ऑथेंटिकेट किया सॉरी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो केस भी इधर आएगा। और तीसरा, पीओ को, प्रॉपर ऑफिसर को ही लगता है कि वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, ये 3 केसेस आ जाएंगे इस साइड। तो फिर से समझते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई किया, हमारा अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है और फिजिकल वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया हमको, तो हमको 7 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, 7 वर्किंग डेज फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट। और अगर ध्यान से सुनना, अगर हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह डिपार्टमेंट को सही नहीं लगा, तो उसी 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो हमको रजिस्ट्रेशन नहीं देकर वो हमको एक नोटिस दे देंगे और हमसे इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अब लेते हैं एक अलग केस, उसमें 3 टोटल सिचुएशंस है। फर्स्ट, आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन हुआ ही नहीं है, या फिर आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन तो हो गया फिर भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन साइट का किया जाएगा, और या फिर पीओ को लगता है आपका साइट वेरिफिकेशन करना। इन सिचुएशंस में क्या होगा, आइए देखते हैं। अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, पीओ को क्या मिला? 2 केस है, या तो सब कुछ ऑर्डर में मिला, तब क्या होगा? तब आपको रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। अगेन वहां 7 वर्किंग डेज है, यहां 30 डेज है, वर्किंग डेज नहीं है, यहां क्या है? 30 डेज। सर आ गई बात समझ में? तो सर अगर आधार रिलेटेड लफड़ा है, या आधार रिलेटेड लफड़ा नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन रिलेटेड लफड़ा है, वैसे केस में रजिस्ट्रेशन हमको 7 वर्किंग डेज में नहीं मिलता, 30 डेज में मिलता है। आ गई बात समझ में? और अगर हमने जो भी एप्लीकेशन भरा है उसमें अगर सब कुछ ऑर्डर में नहीं मिला, तब वो नोटिस भेजेंगे उसी 30 डेज में। ऑब्वियसली अगर रजिस्ट्रेशन दिए तो दिए, नहीं तो नोटिस भेजेंगे। तो सर यहां तक बात समझ आ गई। इस तरह से हाँ प्रोसेस अभी तक होता है। अब क्या पॉसिबिलिटी बचा है? देखो, आपको शायद पता होगा, 2 केसेस में तो आपको रजिस्ट्रेशन ही मिल चुका होगा, एक ये केस में तो हमको रजिस्ट्रेशन मिल चुका होगा। तो अब इन 2 केस के बारे में हम आगे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इन 2 केस की, इस केस की और इस केस की।
इसमें क्या है आइए समझते हैं। इफ द एप्लीकेंट फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द नोटिस रिसीट डेट, मतलब जिस दिन मुझे नोटिस मिला कि ये इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत है डिपार्टमेंट को, वहां से 7 दिन में अगर मैंने जानकारी गवर्नमेंट को दे दी, तब क्या होगा? तब अगर मेरी जानकारी से पीओ इज सेटिस्फाइड, हो सकता है पीओ नॉट सेटिस्फाइड, दो सिचुएशन बनेगी यहां पे भी, पीओ इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर पीओ सेटिस्फाइड है, आप बताइए आगे पढ़ने की जरूरत है, हमको आंसर पता है सर, हमको पता है पीओ हमको 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, पीओ हमको 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। लेकिन अगर पीओ हमसे सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा बताता हूं, और एक केस पहले पढ़ लो। इफ नॉट फर्निश द इंफॉर्मेशन एटसेट्रा विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द नोटिस रिसीट डेट, या फिर हमको नोटिस आया था कि इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करो और हमने 7 वर्किंग डेज में सबमिट नहीं किया, नॉट फर्निश, तो क्या होगा? तब लॉ कहता है पीओ आपका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा बाय रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग। तो आई होप आपको समझ गया। फिर से क्लियर कराऊं लास्ट का पार्ट। देखो, हमको गवर्नमेंट से हमने गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और उन्होंने या तो 7 वर्किंग डेज में या 30 डेज में, आप समझ गए मैं कौन से केसेस की बात कर रहा हूं, हमको भेजा इलेक्ट्रॉनिकली एक नोटिस और उसमें हमसे मांगा गया इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब क्या दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमने 7 वर्किंग डेज में उनको ये जानकारी दे दी या नहीं दी, ये दो है ना। तो अगर हमने जानकारी दे दी तब भी दो केस निकलता है, या तो वो हमसे सेटिस्फाइड है या नहीं है। हमारी जानकारी से अगर वो सेटिस्फाइड है तो अगेन वो 7 वर्किंग डेज में हमको इशू कर देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारा एप्लीकेशन को कर देगा रिजेक्ट। और हमने अगर 7 वर्किंग डेज में जानकारी नहीं दी तो पीओ हमारा एप्लीकेशन को अगेन कर देगा रिजेक्ट। इजी करने के लिए एक चीज बता देता हूं, पूरे चार्ट में आप ठीक से नोटिस करना, अभी ये सब की जरूरत नहीं है, पूरे चार्ट में आप ठीक से नोटिस करना कि 30 वर्किंग डेज सिर्फ एक ही जगह है और बाकी सब जगह 7 वर्किंग डेज, 30 डेज दो ही जगह है, बाकी सब जगह 7 वर्किंग डेज है, वो है ये। बस इस पार्ट में 30 डेज का काम है, बाकी कहीं नहीं है, बाकी सब जगह 7 वर्किंग डेज है, देख लो। तो समझना बहुत इजी है और कुछ नहीं है, आपको थोड़ा खुद से फोकस करना होगा। सर एक बार ये चार्ट और अगर आप बोल देंगे ना आपका बहुत बढ़िया भला होगा, तो चलो बोल देता हूं। हर आदमी अपना भला चाहता है, तो सुनिएगा ध्यान से। देखो, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, डिपार्टमेंट ने देखा कि मेरा आधार ऑथेंटिकेट भी हो चुका और कोई मैसेज नहीं दिया उन्होंने कि हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। वैसे केस में डिपार्टमेंट क्या करता है सर? वैसे केस में डिपार्टमेंट को अगर सब कुछ ऑर्डर में मिलता है तो रजिस्ट्रेशन 7 वर्किंग डेज में फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट दे दिया जाता है। लेकिन अगर सब कुछ डिपार्टमेंट को ऑर्डर में नहीं मिला तो फिर वो उसी 7 वर्किंग डेज के अंदर हमको भेजेंगे एक नोटिस। उसके बाद क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, अगर हमारा आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हुआ या फिर हमारा आधार ऑथेंटिफिकेशन तो हुआ लेकिन हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन का लफड़ा है, बेस्ड ऑन रिस्क पैरामीटर ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है फिजिकल वेरिफिकेशन हमारा होगा, तब उस केस में 30 डेज का काम है। 30 डेज के अंदर या तो हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या फिर वो लोग नोटिस भेजेंगे। अब रजिस्ट्रेशन जहां जहां मिल गया उन केसेस की हम आगे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जहां जहां हमको नोटिस मिला है। दो केस है, एक 7 वर्किंग डेज में या एक 30 डेज में हमको नोटिस मिला। अब जो नोटिस मिला, ध्यान से सुनना, वो नोटिस मिलने के बाद हमको क्या देना, उसका रिप्लाई। या तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया या दिया, पहले नहीं दिया ले लेते हैं। अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट है, और अगर मैंने रिप्लाई दिया तब भी दो केसेस, मेरे रिप्लाई से वो खुश है या मेरे रिप्लाई से वो ना खुश है। अगर मेरे रिप्लाई से वो ना खुश है अगेन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट, और मेरे रिप्लाई से अगर वो खुश है तो वो मुझे वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर मुझे दे देंगे मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब देख लो सर कहां से 7 वर्किंग डेज, जब मैं जानकारी दी वहां से। अच्छा, एक और चीज कहना चाहता हूं मैं इसके अंदर, अब आप दिमाग लगा के मुझे बताना, कुछ पूछूंगा। ऐसे कुछ केसेस आपको मिलेंगे जहां अपने आप रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा अगर वो देने में भूल कर गए तो। ये 3 केसेस में रजिस्ट्रेशन मिलता है, आप देखो ध्यान से। एक तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन मिला, एक आपको इस केस में रजिस्ट्रेशन मिला, और एक आपको इस केस में रजिस्ट्रेशन मिला, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो। यस सर, क्योंकि बाकी जगह तो वो जानकारी मांग रहे हैं या फिर रिजेक्ट हो रहा है। बाकी देखो इसका चार्ट इधर ही जा रहा है और फाइनल रजिस्ट्रेशन तो यहां मिल रहा है और बाकी तो रिजेक्ट हो गया। तो ये 3 जगह जहां रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, ध्यान से सुनना, ये 3 जगह, और अगर डिपार्टमेंट का आदमी
7 वर्किंग डेज में कुछ काम नहीं किया, 30 डेज में कुछ काम नहीं किया, या इस 7 वर्किंग डेज में अगर मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं दिया तो मैं डीम्ड मान लूंगा मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है। आई होप आपको बात समझ आई। देखो कैसे, मेरा आधार ऑथेंटिफिकेशन हो चुका है, साइट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, और सब कुछ ऑर्डर में मिला डिपार्टमेंट को, तो बताओ वो मुझे 7 वर्किंग डेज में उनको क्या दे देना चाहिए था? रजिस्ट्रेशन। अगर वो नहीं देंगे तो मैं डीम मान लूंगा मेरे को मिल गया रजिस्ट्रेशन। आओ इस केस की बात करते हैं। मेरा आधार ऑथेंटिफिकेशन हुआ नहीं है, या आधार ऑथेंटिफिकेशन तो हुआ है बट मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, या फिर पीओ मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहा है। ये केस है फिजिकल वेरिफिकेशन वाला केस है, तो 30 दिन में तो उनको मुझे रजिस्ट्रेशन दे देना चाहिए। नहीं दिया तो मैं डीम मान लूंगा मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल गया। और थर्ड केस, मैंने इन दो केस को लेकर मैंने एप्लीकेंट ने जानकारी भी गवर्नमेंट को दे दी, कब तक? 7 वर्किंग डेज में। पीओ उससे सेटिस्फाइड भी है, फिर भी पीओ 7 वर्किंग डेज में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, तो मैं क्या मान लूंगा? डीम्ड रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि पीओ अपना काम 7 वर्किंग डेज, 30 डेज या 7 वर्किंग डेज में नहीं करता है, तो मैं डीम्ड मान लूंगा, आई एम रजिस्टर्ड। यही पॉइंट लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। अगर आपको प्रॉपरली समझना तो ये पैराग्राफ पढ़ लो, वैसे मैंने ऊपर ही समझा दिया। थोड़ा टाइम लेके करो, आराम से हो जाएगा। फिर भी दिक्कत लग रही है, वापस सुन लो। याद है आपको एक टॉपिक पेंडिंग रखा था मैंने ऊपर, बताता हूं। ये जो एप्लीकेशन सबमिशन डेट होती है, इसका एक स्टार था, ये सब में है, इसका एक स्टार था। सर एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या होती है? किस दिन माना जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया? मतलब रजिस्ट्रेशन अप्लाई डेट ये रहा। रजिस्ट्रेशन अप्लाई डेट कौन सी होती है? जवाब देता हूं, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन केसेस वेयर एन एप्लीकेंट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन नंबर सेल बी अर्लियर ऑफ। मतलब अगर मैंने आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए ऑप्ट किया है, तब किस दिन माना जाएगा कि मेरा एप्लीकेशन सबमिट हुआ? देखो ध्यान से, द डेट ऑफ ऑथेंटिफिकेशन ऑफ आधार, या फिर जिस दिन आधार ऑथेंटिकेट हुआ वो, और अर्लियर ऑफ है 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन डेट इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी आरईजी 01। जिस दिन मैंने जीएसटी का पार्ट बी भरा था, सबमिट किया था, वहां से 15 दिन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो हम निकाल रहे हैं एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या होगी। तो मान लीजिए आपका 2 डेट लिखते हैं और दोनों में से अर्लियर आंसर ले लेंगे। आधार ऑथेंटिकेट कब हुआ? एक डेट ले लो, से 16th ऑफ जुलाई को आधार ऑथेंटिकेट हुआ। कोई भी ईयर का एग्जांपल है, 2024 ले लो। और दूसरा ले लेते हैं हम, 2023 लो। दूसरा हम लेते हैं एप्लीकेशन सबमिशन डेट से 15 दिन। तो देखो एप्लीकेशन पार्ट बी भरने के बाद सबमिशन डेट प्लस 15 डेज, और एक बार के लिए मान लो एप्लीकेशन सबमिट हुआ 1 जुलाई 2023 को, तो वहां से 15 दिन जोड़ो, क्या डेट आएगी? या एक काम करो, डेट को चेंज कर दो, आप ले लो ऊपर वाला का डेट अलग कर देते हैं, 20 जुलाई लेते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिट हुआ सर 1/7 को, यहां से 15 दिन जोड़ा तो क्या आएगा? 16 जुलाई 2023। अब बताओ दोनों में से अर्लियर कौन सा है? वही होगा आंसर। सर अर्लियर आया 16 जुलाई को, तो ये होगा आंसर। आई होप आपको बात समझ आ गई। सर आ गई। अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया रजिस्ट्रेशन लेते वक्त, तो उस वक्त एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या मानी जाती है? 2 डेट में से अर्लियर। जिस दिन या तो आधार एक्चुअली ऑथेंटिकेट हुआ वो डेट, या फिर जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में पार्ट बी भरे थे वहां से 15 दिन जोड़ लो, जो डेट आएगी वो डेट, दोनों डेट में से अर्लियर। सर आ गई बात समझ में। रजिस्ट्रेशन का पार्ट डन है, ये पहले ही पढ़ा दिया। अब आते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिडक्टर एंड कलेक्टर। आपको पता होगा जीएसटी में भी टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर होते हैं। क्या वो लोग भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बस यही अपडेट है। ऑन अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू अ पर्सन टू हुम रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड। मतलब अगर कोई पर्सन टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेता है तो वो खुद से भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अब अप्लाई कर सकता है। पहले ये पैराग्राफ में ये लाइन नहीं थी, पहले था कि डिपार्टमेंट लोग ही कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा था पहले। पीओ
लेकिन अब हम भी अप्लाई करके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं अगर हम टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर है। तो इस पैराग्राफ में शॉर्ट में क्या लिखना है आपको, इतना सा लिख लो, टीडीएस या टीसीएस डिडक्टर या कलेक्टर, डिडक्टर या कलेक्टर कैन अप्लाई फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हो गया, इट्स एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अपडेट लेते हैं अब हम इनवॉइस चैप्टर, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट चैप्टर का एक 3 अपडेट है, छोटे छोटे अपडेट। आइए जानते हैं। नंबर 1, टैक्स इनवॉइस इन सर्टेन केसेस कंटेन सर्टेन डिटेल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब कुछ केसेस में सप्लाई की वैल्यू कितनी भी हो, टैक्स इनवॉइस में कुछ डिटेल डालना मैंडेटरी है। आइए वो जानते हैं कहां। अगर टैक्सेबल सर्विस दी जा रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, या वो दे रहे हैं, या फिर ऑर्डर सर्विस दिया जा रहा है, कोई सप्लायर ऑर्डर सर्विस दे रहा है किसको, टू अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, तो टैक्स इनवॉइस में 3 डिटेल होनी चाहिए। नाम पता ऑफ द रिसिपिएंट, उसका पिन कोड स्टेट का और स्टेट का नाम, ये डालना ही पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल से समझते हैं। आप एक चीज मत भूलना, ये पॉइंट सिर्फ टैक्सेबल सर्विस के लिए, मैंने गुड्स वुड्स कुछ बोला ही नहीं, या एग्जेम्प्ट सर्विस एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं बोला, टैक्सेबल सर्विस के लिए। मान लीजिए एक अर्बन कंपनी ले लो, अर्बन कंपनी इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो लोग अगर टैक्सेबल सर्विस दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं किसी के थ्रू, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को मान लीजिए, तब उस केस में इनवॉइस में 3 डिटेल होनी पड़ेगी। एक नेम एड्रेस, आप देख ही लो ना, नेम एड्रेस रिसिपेंट का, एक पिन कोड और एक स्टेट का नाम, चाहे सप्लाई की वैल्यू कितनी भी हो, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 10 लाख की सप्लाई वैल्यू हो। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर या ऑर्डर सर्विस दी जा रही है अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को, ध्यान से सुना, अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस में कुछ डिटेल्स मैंडेटरी होनी है। याद रखना, ये सारा एग्जांपल एक टैक्सेबल सर्विस को लेकर है। क्या डिटेल होनी चाहिए? 3 मैंडेटरी। पहला, नाम पता ऑफ द रिसिपेंट, दूसरा है उसका पिन कोड, तीसरा उसका स्टेट का नाम। आगे बढ़ते हैं। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई सेल कंटेन द मैंडेटरी पर्टिकुलर्स। पहली बात तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सर हमको अच्छे से पता है, अगर सप्लायर रिसिपेंट को टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम सप्लाई दोनों दे रहा है और एक ही इनवॉइस रेज करना चाहता है, तो वैसे इनवॉइस को बोलते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इस इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, यही सवाल है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। ध्यान से सुनना, टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई अगर अलग अलग इश्यू होते हैं तो उसके अंदर जो मैंडेटरी पर्टिकुलर्स होते हैं वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में दोनों के होने चाहिए। इट्स सिंपल यार। टैक्स इनवॉइस के लिए लॉ के पर्टिकुलर लिखे हुए इनवॉइस में क्या क्या होने चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई को लेकर भी लॉ का पर्टिकुलर लिखा हुआ उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई अगर आप इशू करोगे तो उस इनवॉइस का प्रोफोर्मा कैसा होना चाहिए, जो टैक्स इनवॉइस के मैंडेटरी पर्टिकुलर और जो बिल ऑफ सप्लाई के मैंडेटरी पर्टिकुलर है वो सारे जो प्रिस्क्रिप्शंस है वो सारी चीजें टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन विद रेस्पेक्ट टू एग्जेम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से पता है। ई इनवॉइस जनरेट करते हैं कई लोग, आपको पता होगा इनवॉइस कब जनरेट करना होता है, उसके लिए पूरा प्रोविजन आपको मालूम होना चाहिए। वहां पर एक क्लैरिफिकेशन है कि कुछ लोगों को इनवॉइस जनरेट करने के लिए मना किया गया है, मतलब एग्जेम्प्टेड है, उनको लेकर क्लैरिफिकेशन है। सर्टेन एंटिटीज सेक्टर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसेज, एग्जांपल इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी या जीटीए एटसेट्रा। अच्छा, आई होप आपको ई इनवॉइस के बारे में इतना अच्छे से पता है कि बैंकिंग कंपनी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इन लोगों का कितना भी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाए, इन लोगों को इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। डिबेट क्या वो बताता हूं। इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस एग्जेम्पशन फ्रॉम मैंडेटरी जनरेशन ऑफ इनवॉइस इज available to the entity as a whole and is not restricted by the nature of supply being made by the said entity। ये है पूरा क्लैरिफिकेशन, यहां से लेकर यहां तक पूरा पढ़ना आपको। सर आपने रीड किया, हमको समझ कुछ नहीं आया, अब आएगा समझ में। एग्जांपल देता हूं, मैं एक बैंकिंग कंपनी हूं, आप खाली मुझे इतना बता दो क्या मेरे को इनवॉइस मैंडेटरी है? सर आंसर इज नो, आपको नहीं जरूरत है इनवॉइस का। लॉ ने क्लैरिफिकेशन ये किया कि बैंकिंग कंपनी अपना बैंकिंग सर्विस दे, चाहे कुछ ऐसी सर्विसेज भी दे जो नॉन बैंकिंग है या बैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। मान लीजिए बैंक की एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर खाली पड़ा है, बैंक ने वो फ्लोर रेंट पे दिया है, तो बताइए बैंक का बैंकिंग सर्विस वो है? नहीं है।
फिर भी लॉ कह रहा है ई इनवॉइस उनको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर यही लिखा हुआ है कि ई इनवॉइसेस इज अवेल ई इनवॉइसेस का जो एग्जेम्पशन है वो पूरा एंटिटी एज ए होल है। एग्जेम्पशन ऑफ ई इनवॉइस इज अवेलेबल फॉर द एंटिटी एज ए होल। जरूरी नहीं है कि वो कौन सी सप्लाई दे रहे हैं जिसका इनवॉइस एग्जेम्प्ट है, पूरी एंटिटी को इनवॉइस इशू नहीं करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। एग्जांपल तो दे ही दिया। बैंक अगर बैंकिंग सर्विस के अलावा दूसरा भी काम करता है तो भी उसको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में लिख लो। सर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ई वे बिल की। ध्यान से सुनना। ई वे बिल नीड्स टू बी जनरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इमिटेशन ज्वेलरी। अगर आपको इमिटेशन ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट करना है तो ई वे बिल जनरेट करना अब मैंडेटरी है। वैल्यू कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस एक लाइन है, लर्न कर लो। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न चैप्टर का अमेंडमेंट छोटा सा है। रिटर्न्स मैक्सिमम लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। आपको पता होगा एनुअल रिटर्न अगर हमने टाइमली फाइल नहीं किया तो हमको लेट फीस देना होगा 100 + 100 पर डे, मैक्सिमम 0.25% प्लस 0.25% ऑफ द टर्नओवर। ये तो आपको पहले से पढ़ा हुआ होगा। अब इसमें अपडेट आया है। इसमें क्या है? लॉ ने स्लैब्स बना दिया। आइए जानते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, आपके टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड होगा लेट फीस कितनी लगेगी और मैक्सिमम लेट फीस कितनी लगेगी। लेट फीस का मतलब पर डे वाली लेट फीस है यहां, और यहां है अपर लिमिट। तो आइए जानते हैं। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ का है रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो लॉ कहता है आपकी लेट फीस 25 + 25 पर डे है। सर 25 सीजीएसटी का तो 25 एसजीएसटी एक्ट का, मतलब 50 पर डे कह लो। और मैक्सिमम लेट फीस कितनी होगी? 0.02। देखो ध्यान से देखो, 0.02%, 0.2 भी नहीं है ये, 0.02% प्लस 0.02% ऑफ द टर्नओवर आपका लेट फीस है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है बट 20 करोड़ तक का है, तब आपकी लेट फीस पर डे की 50 + 50 है। लेकिन अपर लिमिट क्या है इसका लेट फीस का? मतलब मैक्स टू मैक्स लेट फीस कितना लगेगा? 0.02% प्लस 0.02%, मतलब उतना ही है लेट फीस। अपर लिमिट यहां पे भी सेम है, मतलब अपर लिमिट अप टू 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा हो टर्नओवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ एक्सीड कर गया तो फिर दिक्कत है, लेट फीस बहुत ज्यादा है। 100 + 100 पर डे है, प्लस 0.25%, 0.025% नहीं कह रहा हूं, 0.25% ऑफ द टर्नओवर आपका मैक्सिमम लेट फीस है, 0.25%। तो सर ये तो याद करना पड़ेगा। यस, लेट फीस एनुअल रिटर्न अगर डिले लगा तो कितनी मैक्सिमम लगेगी। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन और आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ का है तो आपका पर डे का लेट फीस कम है, 25 + 25 पर डे है, बट अपर लिमिट होगी 0.02% प्लस 0.02% ऑफ द टर्नओवर। बात करते हैं अगर रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 20 करोड़ है, तब लेट फीस होगी पर डे की 50 + 50 की, बट इसका भी अपर लिमिट सेम है जैसा मैंने अभी ऊपर बताया, 0.02% प्लस 0.02% ऑफ द टर्नओवर। और लास्ट केस, अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा तो लेट फीस सबसे ज्यादा है, 100 + 100 पर डे, बट इसकी अपर लिमिट है, मैक्स टू मैक्स लेट फीस कितनी लगेगी? 0.25%, मतलब 0.25% प्लस 0.25% ऑफ द टर्नओवर। आ गया समझ? और लास्ट अमेंडमेंट इस पार्ट का, रिटर्न्स देखो। रूल 88C नया रूल आया एक, देखो क्या। आप पहले एक चीज समझो, जीएसटीआर 1 आप पहले लगाते हो और जीएसटीआर 3 भी उसके बाद लगाते हो। आई होप इतनी बात तो आप सबको पता है। मान लीजिए जीएसटीआर 1 में जो आपने टोटल आउटवर्ड सप्लाई दिखाई उस हिसाब से आपका टैक्स आ रहा था 1 लाख का, लेकिन जब आप 3B लगा रहे हैं तब आपने टैक्स दिखाया आउटवर्ड सप्लाई पे 80,000 का। तो मुझे आप ये बताइए, आपका जो डिफरेंस इन टैक्स है 20,000 का, ये तो डिफॉल्ट रह गया, पेएबल रह गया, क्योंकि आपने खुद जीएसटीआर 1 में बोला मेरा 1 लाख का आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स आ रहा है। 3B में आपने गलती से शायद 80,000 बताया, तो 20,000 का तो डिफॉल्ट रह गया। इसको कैसे पे करना है, डिपार्टमेंट हमसे कैसे मांगेगा, बस वही सबका नया रूल आया। टैक्स पेयर टू बी इंटीमेटेड द डिफरेंस इन लायबिलिटी, जो टैक्स की लायबिलिटी मेरी डिफरेंस की बच रही है इन फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड 3B का जो डिफरेंस इन लायबिलिटी आ रहा है फॉर अ टैक्स पीरियड, वो आपको इंटीमेट किया जाएगा, पहले वो तो बता दिया, एंड रिक्वेस्टेड टू पे द डिफरेंशियल लायबिलिटी, और आपको बोला जाएगा काइंडली हमने जो इंटीमेट किया टैक्स लायबिलिटी उसको पे करो, या फिर आप रीजन बता दो आपने डिफरेंस क्यों आया। हो सकता है आपका रीजन से हम सेटिस्फाइड हो जाए तो रीजन बता दो, बट ये काम आपको 7 दिन में करना होगा। सर समझ आ गया। टैक्स पेयर ने अगर 3B और 1 में डिफरेंस इन टैक्स पे किया, 3B में मतलब कम पे किया है,
तो आपको एक इंटीमेशन मिलेगा और आपको कहा जाएगा उस इंटीमेशन से वो अमाउंट या तो पे कर दो या फिर रीजन बता दो 7 दिन के अंदर। अब क्या होगा, हो सकता है टैक्स पेयर ये काम नहीं करता, फेल्स, टैक्स पेयर फेल टू डू सो, क्या होगा, अमाउंट या तो अनपेड रह गया, मतलब आपने 7 दिन में पे नहीं किया, या आपने कोई एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं किया, या एक्सप्लेनेशन आपका एक्सेप्टेबल नहीं था। तो फेलियर का मतलब ये हुआ या तो आपने एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, या आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, और या एक्सप्लेनेशन जो दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। तब जो अमाउंट है वो आपसे रिकवर किया जाएगा सेक्शन 79 में। इसके लिए डिमांड रिकवरी चैप्टर पता होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप इतना जान लो उस अमाउंट की आपसे डिपार्टमेंट करेगा रिकवरी। एक और है क्लैरिफिकेशन, फर्दर he shall not be allowed to file GSTR 1 or IFF for the subsequent tax period unless he deposit the said amount or explain the reasons। और फिर लॉ कह रहा है जब तक जमा नहीं कराओगे पैसा टैक्स का या रीजन नहीं बताओगे तब तक हम आपको अब नया पीरियड का GSTR 1 या फिर IFF फर्निश करने नहीं देंगे। तो ये हो गया शॉर्ट में पूरा पैराग्राफ। एक बार और समझा देता हूं, अगर हमारा 3B में टैक्स का पेमेंट 1 के कंपैरिजन से कम गया है तो अब लॉ डिपार्टमेंट आपको ये चीज इंटीमेट करेगा और कहेगा ये अमाउंट प्लीज पे कर दीजिए या फिर आप रीजन बता दीजिए 7 दिन के अंदर। अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपसे वो अमाउंट रिकवर करेगा सेक्शन 79 में। और एक और रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, क्योंकि आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया या फिर जब तक आप टैक्स का पेमेंट नहीं कर देते या जब तक आप रीजन नहीं बताए तब तक अब नए पीरियड का आपको GSTR 1 या IFF फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। तो आप यहां तक अच्छे से पढ़िए अमेंडमेंट, आप क्लियर कीजिए खुद को, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिवीजन कर लेना जब चाहो तब, और चाहो तो हर अमेंडमेंट के बाजू में समरी करके जरूर लिखा करो। थैंक यू सो मच यहाँ तक।